गुड इवनिंग। तो आज एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। एक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अच्छा, स्ट्रेस से ना आप अपने दिमाग में जो फिगर बनाना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जो तुमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है अपने दिमाग में, वो समझना कि वो चीज़ है। अदरवाइज तो वैसे इंटरनल स्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। और स्ट्रेन से जो अपने दिमाग में पिक्चर बनाना, वो बनाना चेंज की। समझ गए ना? इससे तो तुम ऐसे समझना जैसे एफ एक्सटर्नल टाइप की चीज। और स्ट्रेन से अपने दिमाग में ऐसी पिक्चर बना जैसे मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, हाँ? ये कह लो। ऑल दो डेफिनेशन अलग अलग होती हैं। अब इसमें क्या है, देखो। इधर मैं स्ट्रेस लेता हूँ और इधर स्ट्रेन। पहले तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलता है, फिर थोड़ा सा कर्व लेता है, और फिर ऐसे, और फिर लास्ट में इस टाइप से। देखो, इसको ओ कह देता हूँ। 1, 2, 3 एंड 4। और 2 पे जो स्ट्रेस है, इसको सिग्मा 2 कह दे रहा हूँ, ठीक है। और 3 पे, यहाँ पे जो स्ट्रेस है उसको सिग्मा 3 कह दे रहे हैं, और ये थीटा कह लो। अब इसमें देखो क्या है। सबसे पहले मैं चलता हूँ 0 से लेके 1 तक। इसको हम लोग ना प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हुक्स लॉ फॉलो होता है। और हुक्स लॉ का मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तभी तो तुम देखो, जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। नहीं होता तभी तो ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब हुक्स लॉ इसी को कहते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो, गुड इवनिंग उज्जवल, इसका मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आज हो जाएगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये बताओ, ये कांस्टेंट होगा? और इसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। हो गया क्यों? नहीं है? इसी को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस वाई। और इसकी वैल्यू टेन थीटा के इक्वल भी होगी। क्यों उज्जवल, बता। समझ में आया कि नहीं आया? 0 से लेके 1 तक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। इसका मतलब हुक्स लॉ फॉलो होगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तभी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कांस्टेंट है, और इसी को हमने यंग्स मॉडुलस कह दिया, और वो टेन थीटा के इक्वल भी होगा। अब चलते हैं टू क्या है। इसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट।
मतलब क्या है कि 1 से लेके 2 तक अगर हम देखेंगे तो मटेरियल इलास्टिक तो है, मटेरियल इज इलास्टिक। और इलास्टिक का मतलब ये हुआ ना कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी, या फिर डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होगा। गोपी समझ में आ रहा है इलास्टिक का मतलब क्या है? कि जब आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। इसका मतलब जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है वो परमानेंट नहीं है, ऐसे कह लो। तो मटेरियल इलास्टिक तो है, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा कि स्ट्रेस नॉट प्रोपोर्शनल टू, क्यों? नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ, नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑब्वियस सी बात है, हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, क्यों? नॉट ओबेड। अच्छा, एक चीज है कि 0 से 1 के बीच में भी मटेरियल तो इलास्टिक ही होगा ना, क्यों? एक बात बताओ, इसमें मटेरियल इलास्टिक रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ जो है। इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, इलास्टिक रहेगा ही रहेगा। जब 1 और 2 के बीच में भी इलास्टिक है तो ऑब्वियस सी बात है 0 से 1 तक भी क्या रहेगा, इलास्टिक ही रहेगा। चलो, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक। उसके बाद 2 से 3 तक, अब मटेरियल प्लास्टिक हो गया है जो है। इसका मतलब अब जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो गया है। अगर आप फोर्स हटाओगे भी तो भी डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत रह जाएगा जो है। ठीक। अब देखो 3 ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है। ध्यान से देखना। जैसे अगर आप 1 से लेके 3 तक देखोगे, ठीक, 1 से लेके 3 तक देखोगे तो क्या हो रहा है कि स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। बता गोपी। 1 से लेके 3 तक अगर तुम देखोगे तो स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। तो उल्टा भी होगा। इसका मतलब एक तरीके से स्ट्रेस कम करोगे तो स्ट्रेन भी कम होगा। ठीक। लेकिन अब 3 ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है, बताओ जो है। 3 ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है कि अब तुम स्ट्रेस कम भी कर रहे हो अगर, तो भी स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। समझ गए ना? स्ट्रेस को अगर आप डिक्रीज भी कर दो तो भी जो स्ट्रेन है वो फिर बढ़ता जा रहा है, मतलब चेंज बढ़ता जा रहा है, ये कह लो जो है। ठीक। और लास्ट में जब 4 पे होगा, एट 4 मटेरियल फिर फ्रैक्चर कर जाएगा, बस हो गया। तो इसको हम कई बार फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं बेटा जो है। फ्रैक्चर पॉइंट। एक बार पूरा ग्राफ दोबारा से समझा दे रहा हूं, सुन लो। 0 से लेके 3 तक स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब फोर्स बढ़ा रहे हो तो चेंज बढ़ रहा है। तो उल्टा भी होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर फोर्स कम करोगे तो फिर चेंज भी कम हो जाएगा। अब 0 से लेके 1 तक, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं, कह लो, हुक्स लॉ फॉलो होता है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। इसीलिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है।
और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो कांस्टेंट होगा उसी को हम यंग्स मॉडुलस कहेंगे, और वो टेन थीटा के इक्वल भी होगा। अब 1 और 2 में क्या है कि मटेरियल प्लास्टिक तो है लेकिन हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, और 2 और 3 में क्या हो रहा है कि मटेरियल अब प्लास्टिक हो गया है, मतलब डिफॉर्मेशन कुछ परमानेंट हो गया है। और फिर 3 ऑनवर्ड्स तो ऐसा हो गया कि अब आप स्ट्रेस को कम भी कर रहे हो तो भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी क्या होता जा रहा है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। और 4 पे आके फिर क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या हो गया कि मटेरियल क्या हो गया, फ्रैक्चर ही कर गया। ठीक। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि सिग्मा 2 को एक वर्ड होता है, इसको हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ, या कह लो 2 को यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। हाँ, एक तो ये हो गया। और सिग्मा 3 को, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये ग्राफ को सही ढंग से देख लेना। और एक चीज और है कि अगर 3 और 4 का गैप कम है, 3 4 गैप अगर कम है, तो तुम्हें लग रहा है कि मटेरियल ब्रिटल होगा बेटा। थोड़ा फील करना, मटेरियल ब्रिटल होगा। और एक बात बताओ कि अगर 0 1 इसका स्लोप कम है, तो फिर y की वैल्यू कम होगी, इसलिए मटेरियल डक्टाइल होगा। बता गोपी, समझ में आई बात नहीं आई? कि अगर 0 और 1 का स्लोप कम है तो ऑब्वियस सी बात है यंग्स मॉडुलस कम होगा। और अगर यंग्स मॉडुलस कम है तो वो फिर क्या होगा, इजीली क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों? इजीली स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक। और उसको हम क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं बस। अच्छा, ये ग्राफ ना काफी हद तक बेटा उससे भी मिलता है कि जैसे वाई एक्सिस में तुम ये समझ लो कि तुमने जैसे आजकल पेरेंट्स नहीं करते, बच्चे के ऊपर बेटा वो कर देते हैं, बेटा पढ़ 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 स्ट्रेस। समझ में आई गोपी? ये वो है बेटा, वाई एक्सिस में है कि जो पेरेंट्स बच्चे के ऊपर बेटा प्रेशर डालते हैं। एक तो ये हो गया। और एक्स एक्सिस में तुम ऐसे समझ लो, बच्चे को उससे जो मेंटल प्रेशर होता है, हाँ नहीं 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 नहीं, बच्चे को जो मेंटल प्रेशर होता है बेटा जो है, ठीक है, बच्चे को तो ऐसे समझ ले कि मेंटल प्रेशर जो होता है वो समझ ले। अब देख क्या हो रहा है, अगर तू यहां से लेके यहां तक देखेगा ना, तो क्या हो रहा है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, या तू पहले यहां से यहां तक देखा, देख यहां से लेके यहां तक देख बेटा, पेरेंट्स ने प्रेशर बढ़ाया तो बच्चे पे प्रेशर भी बढ़ गया, मेंटल वो भी थोड़ा बढ़ गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक। उसमें जो भी मेंटल डिफॉर्मिटी है वो परमानेंट नहीं हुई। जब पेरेंट्स ने देखा यार ज्यादा प्रेशर हो रहा है, कम किया, तो वो फिर वापस भी आ जाता है। क्यों गोपी, बता होता है कि नहीं होता? बता जो है, पेरेंट्स ने प्रेशर बढ़ाया तो बच्चे पे भी जो मेंटल डिफॉर्मिटी है वो थोड़ी बड़ी, मतलब मेंटल प्रेशर बढ़ा। लेकिन चलो यहां तक ऐसा हो रहा है कि कोई बात नहीं, अगर प्रेशर कम किया तो बच्चा वापस आ जा रहा है जो है, ठीक है ना, उसकी मेंटल स्टेट सही हो जा रही है। लेकिन तूने एक चीज नहीं देखी बेटा जो है, एक स्टेज ऐसी आती है कि अब बच्चे में डिफॉर्मेशन कुछ परमानेंट हो जाता है बेचारे की, मेंटल जो डिफॉर्मिटी है वो परमानेंट हो जाती है। बता, मतलब अगर पेरेंट्स प्रेशर बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए, तो एक ऐसा नहीं होता कि अब वो डिफॉर्मेशन क्या होता है उस पर परमानेंट हो जाता है, मेंटली बेचारे को परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? अब अगर वो कम भी करें, क्यों? अच्छा, 3 ऑनवर्ड्स क्या होता है बेटा जो है, तूने देखा होगा, 3 ऑनवर्ड्स क्या होता है,
अब जब पेरेंट्स देखते हैं यार ये बच्चे पे बहुत ज्यादा वो हो गया, ये तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, अब वो कहते हैं चलो प्रेशर कम कर देते हैं जो है, ठीक है चल यार तू नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, लेकिन अब वो बिल्कुल लिमिट, बेटा क्या होती है, लिमिट एक्सीड कर जाती है। अब अगर वो प्रेशर कम भी कर रहे हैं तो भी उसकी मेंटल परेशानी बढ़ती जा रही है बेटा जो है। और लास्ट में 4 पे आके क्या होता है पता जो है, बच्चे का बिल्कुल नर्वस, हाँ मतलब नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, बस ऐसे समझ ले क्यों। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, काफी हद तक उससे मिलता जुलता है कि पेरेंट्स ने बच्चे पे प्रेशर बढ़ाया तो उसको मेंटल परेशानी बढ़ती गई। लेकिन चलो शुरू में कंट्रोल है, अगर वो प्रेशर कम किया तो फिर वो वापस आ जाता है, अपनी स्टेज में आ जाता है, ठीक। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि अब जो उसको बेचारे को मेंटल वो होती है वो परमानेंट हो जाती है, मतलब वो एक तरीके से प्लास्टिक हो गया। और भी ज्यादा अगर प्रेशर हुआ बेटा जो है, तो एक लिमिट ऐसी आती है कि अब बस वो लिमिट हो गई बेटा जो है। अब वो प्रेशर कम भी कर रहे हैं, पेरेंट्स प्रेशर कम भी कर रहे हैं, तो भी उसकी मेंटल स्टेज और खराब होती जा रही है। और लास्ट में बिल्कुल 4 पे आके क्या होता है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। एग्जैक्टली ये ग्राफ होता है जो है। मीका समझ में आ गया बेटा, ये ग्राफ समझ में आ गई बात, ग्राफ क्लियर हो गया। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है इसमें, वैसे 2 ही टाइप की आती हैं। एक तो होती है टाइप 1 कह लो, बेस्ड ऑन चेंज इन लेंथ। बेस्ड ऑन चेंज इन लेंथ। एक बात बताओ कि जो डेल्टा एल था वो तुम्हें याद है एफ एल अपॉन ए वाई था, लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था ना। डेल्टा एल क्या था, एफ एल अपॉन ए वाई था, राइट। अब सुनो, यहाँ पे जो एफ था वो एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स था। और जब चेंज कंप्लीट हो जाता था तो फिर ये एफ एक्सटर्नल के इक्वल भी होता था। लेकिन ये तुम टेंशन भी कह सकते हो, बताओ ये टेंशन के इक्वल नहीं होगा बेटा, ये बताओ जो है, बता। जैसे मान ले तूने इस वायर को खींचा है बेटा जो है, ये बता इस वायर को खींचा है, तो इसमें जो भी एफ होगा वो तुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि टेंशन के इक्वल होगा। बता गोपी, जो इंटरनल स्टोरिंग फोर्स है वो टेंशन के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बता जो है, टेंशन के इक्वल होगा। इसका मतलब डेल्टा एल का तुम जो फॉर्मूला याद करना वो टी एल अपॉन ए वाई करना, बस ये फॉर्मूला याद करना। अब लेकिन इसमें 2 केसेस होंगे। केस 1, याद है कुछ केसेस में टेंशन यूनिफॉर्म होती थी। नहीं, कुछ केसेस में टेंशन यूनिफॉर्म होती थी, हाँ मतलब कुछ केसेस ऐसे होते थे जिसमें टेंशन यूनिफॉर्म होती थी, ठीक। तो वहां पे तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, बस हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला, तो डेल्टा एल इक्वल टू सीधे सीधे लगा देना टी एल अपॉन ए वाई। और दूसरा केस हो गया कि टेंशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो उस केस में आप डेल्टा एल कैसे फाइंड करोगे, उस केस में जो आप डेल्टा एल फाइंड करोगे
वो इंटीग्रेशन डीएल कर देना। और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब हो गया टी एक्स डी एक्स अपॉन ए वाई। और यहाँ पे जो टी एक्स है वही कोई इंटरमीडिएट पोजीशन है, बता। उज्जवल क्लास में है तू? यस सर। जैसे तू ये समझना, जैसे ये है बेटा, तूने यहाँ पे ऐसे समझ कि ये डीएक्स लिया मान ले, और यहाँ पे टेंशन टीएक्स है। अब तू सबसे पहले ये देख रहा है कि इतने पोर्शन में चेंज इन लेंथ कितना हुआ। हाँ, इतने में चेंज इन लेंथ कितना हुआ। तो ये बता, हमें ये लिखना था ना, फॉर्मूला ये था ना, टी एल अपॉन ए वाई था, क्यों? तो यहाँ पे टी को मैंने लिख लिया टी एक्स और एल को लिख लिया डी एक्स अपॉन ए वाई, बता। अब यस सर। समझ में आया बेटा? जो है बीच में तूने कोई इंटरमीडिएट पोजीशन ले ली और वहां पे एक डीएक्स की स्ट्रिप ले ली, क्यों? डीएक्स की स्ट्रिप ले ली, ठीक। तो बस हो गया, उसमें जो चेंज इन लेंथ आया वो टी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए वाई आ गया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब टी एक्स निकालने के मैंने तुम्हें दो तरीके बता रखे ना बेटा। जो है टी एक्स निकालने के, टी एक्स मतलब किसी जनरल पॉइंट पे, तो टी एक्स निकालने का तरीका क्या है देख। अगर वर्टिकल सिस्टम है तो फिर तुम्हें याद होगा कि उसके नीचे का पूरा मास लेते हैं, मास बिलो दैट पॉइंट, बिलो दैट, इंटू जी इफेक्टिव कर देते हैं। याद आ रहा है कि अगर मान लो कोई वर्टिकल सिस्टम है और तुम्हें किसी पॉइंट पे मान लो टेंशन निकालनी है, तो उसके नीचे का पूरा मास ले लेते हैं और जी इफेक्टिव कर देते हैं। और जी इफेक्टिव तुम्हें याद होगा, फिर मैंने तीन केस बताए थे। नॉर्मल केस में जी, ऊपर को एक्सीलरेशन हो तो जी प्लस ए, नीचे को एक्सीलरेशन हो तो जी माइनस ए, बल्कि चार केस कह लो। और अगर फ्री फॉल हो तो जीरो कह लो, क्यों? ये हो गया। और अगर मान लो हॉरिजेंटल सिस्टम है, तो हॉरिजेंटल में तुम्हें याद होगा सबसे पहले हम ए निकालते थे, और वो ए निकालते थे एन पी एफ अपॉन टीएम से, नेट पुलिंग या फिर नेट पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से। उसके बाद उस पॉइंट पे स्ट्रिंग को कट करते थे, कट द स्ट्रिंग एट दैट पॉइंट। याद होगा तुम्हें कैसे करते थे बेटा? जो है और किसी एक पार्ट का फ्री बॉडी बनाते थे, और उस पार्ट के लिए एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखते थे, क्यों? एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखते थे, और एफ नेट में उस पॉइंट पे टी एक्स भी अप्लाई करते थे, अप्लाई टी एक्स। ये एनएलएम वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है पूरा। तो ये है पूरी कहानी। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए वाई। एफ यहां पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इंटरनल स्टोरिंग फोर्स मतलब टेंशन हो गया। अब दो केस बनते थे एनएलएम में। अगर टेंशन यूनिफॉर्म है तो फिर तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लो, और अगर टेंशन वेरिएबल है तो फिर आपको इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो डेल्टा एल इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएल हो गया। और डीएल का मतलब क्या है कि आपने कोई इंटरमीडिएट पोजीशन में डीएक्स की एक छोटी सी लेंथ ली और वहां पे ये देखा कि टेंशन कितनी आ रही है, तो डीएल की वैल्यू होगी टी एक्स डी एक्स अपॉन ए वाई, उसको इंटीग्रेट कर दिया।
अब टीएक्स निकालने की मैंने दो मेथड बताई थी कि अगर वर्टिकल सिस्टम है तो उस पॉइंट के नीचे पूरा मास ले लेते हैं और इनटू जी इफेक्टिव कर देते हैं, और जी इफेक्टिव हम कई जगह पढ़ चुके हैं। और अगर हॉरिजेंटल सिस्टम है तो फिर हम क्या करते हैं, पहले ए निकालते हैं, नेट पुलिंग या नेट पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से। जिस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है वहां पे सिस्टम को कट करते हैं, स्ट्रिंग को, और किसी एक पार्ट का फ्री बॉडी बनाते हैं, और उस पार्ट के लिए एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखते हैं, और वहां पे एक टी एक्स और दिखाएंगे, और वो भी मैंने एलएलएम में बताया हुआ कि टी एक्स की डायरेक्शन आप कैसे दिखाओगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बताओ, फिर एग्जांपल्स करते हैं। नो सर। नहीं है ना? अब एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म टेंशन की कर लेते हैं। सर, हाँ, सर लेक्चर नंबर कौन सा है? मेरे ख्याल से 123 होना चाहिए, आई थिंक, ओके यूनिफॉर्म सर। टेंशन। देखो, एक क्वेश्चन तो ना ये आता है, ये तुम्हें एक बॉब दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिया होगा, तो इससे तुम्हें कहता है कि कितने थीटा तक जो है ले जाओ आप, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ताकि ये ग्राउंड को जस्ट टच करे, बस हो गया। थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, ग्राउंड को जस्ट टच करे, तो एक तरीके से तुम्हें इसमें करना क्या है बेटा जो है, ये बताओ कि यहाँ पे ये डेल्टा एल हो गया ना इसका, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, क्यों? ये हो गया। और उसके बाद तुम्हें याद होगा ये जो हाइट होती थी, ये हम कर चुके हैं, एल माइनस एल कॉस थीटा होती थी, याद आ रहा है? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो √2gh हो जाएगी, और ये टेंशन ऊपर है और mg नीचे है, क्यों? तो अगली इक्वेशन तुम्हें लगी रहा होगा, टेंशन माइनस mg, ये mv² अपॉन एल मान लो, क्यों? और लास्ट में डेल्टा एल इक्वल टू टीएल अपॉन ए वाई कर देना, बस हो गया। ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है। पूरे बताओ, समझ में आ गए स्टेप्स क्या क्या होंगे? गोपी बता, स्टेप समझ में आ गए कि तुम्हें डेल्टा एल दिख रहा है, एच निकालो, बॉटम मोस्ट में वेलोसिटी निकालो, टी माइनस एम जी को mv² अपॉन एल करो, और डेल्टा एल इक्वल टू टी एल अपॉन ए वाई कर देना, बस। एल इसकी ओरिजिनल लेंथ है, बस हो गया सीधे सीधे। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ए है, ये कह ले, और इसका यंग्स मॉडुलस वाई दे रखा है, बस हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, वो देखो, नोट कर लिया? यस सर। ठीक। ये रिंग है, इसको ना आपने ओमेगा से घुमा के एक स्मूथ टेबल पे रख दिया, और इसकी ऑब्वियस सी बात है, रेडियस, ये वाली रेडियस आर है, हाँ, और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसका यंग्स मॉडुलस वाई है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें लग रहा है कि ये टेंशन में आ जाएगी? बताओ, घूमने की वजह से टेंशन में आ जाएगी? पहले बताओ। अंडर टेंशन, और वो ड्यू टू रोटेशन होगी, हाँ, ध्यान रखना। अभी रीजन भी बताऊंगा क्यों होगी।
फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? रोटेशन की वजह से जो है ये टेंशन में आएगी, बताओ। फील समझो पहले। यस सर। हाँ, एक्सिस वर्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सिस वर्टिकल है, ड्यू टू रोटेशन क्या हो गया, टेंशन में आ गई। दूसरी बात, अब आप ये बताओ कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है फ्रॉम सिमेट्री, टेंशन यूनिफॉर्म होगी? सिमेट्री इसलिए कह रहा हूं, एक बात बताओ, जैसे पॉइंट ये है, वही पॉइंट यहां पर है, वही पॉइंट यहां पे है, वही पॉइंट यहां पे है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी है ना, तो सारे पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं है, बताओ। एक बात बताओ, सारे के सारे पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं कि नहीं है, बताओ। जो है हॉरिजॉन्टल टेबल पे है ना, ये वर्टिकल थोड़ी है बेटा, जो है हॉरिजॉन्टल पे है। तो इसका मतलब सिमेट्री की वजह से क्या है कि टेंशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब जो डेल्टा एल होगा वो सीधे सीधे डायरेक्ट निकलेगा, बस हो गया। ये कहना चाह रहा हूं मैं। और यहाँ पे जो ओरिजिनल लेंथ रही होगी वो सरकमफ्रेंस रही होगी ना। और सरकमफ्रेंस का मतलब एक तरीके से 2 पाई r रही होगी, क्यों? यहां तक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया कि रोटेशन की वजह से टेंशन में आएगी, सिमेट्री की वजह से आप कह सकते हो कि टेंशन यूनिफॉर्म होगी, और डेल्टा एल तुम्हारा डायरेक्ट निकलेगा, और एल यहाँ पे सरकमफ्रेंस है, ठीक, 2 पाई r। अब तुम्हें करना क्या क्या है वो सुन लो। फाइंड टी, डेल्टा एल और डेल्टा आर। तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा सा बाहर को खींच भी जाएगी ना, क्यों? उसकी जो रेडियस है थोड़ा बढ़ नहीं जाएगी बेटा, ये बताओ। ये बताओ, ये रेडियस थोड़ी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बताओ जो है। ठीक, तो तुम्हें तीन चीजें निकालनी है कि एक तो वो यूनिफॉर्म टेंशन कितनी होगी, और चेंज इन लेंथ कितना होगा, और डेल्टा आर कितना होगा, ये निकालना है। अब देखो, मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ना तुम्हें बताया था कुछ, कि हम एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं बेटा, ये इसको डी थीटा यहां से, और डी थीटा मैंने यहां से मान लिया, ठीक है। और मैं इतने में फिजिक्स लगा रहा हूँ, बस हो गया। मेरी फिजिक्स इसमें चल रही है, ठीक। वो सरफेस टेंशन वाले में किया था ना, तुम्हें याद होगा बेटा जो है। तो इसमें यस। ये बताओ, टेंशन इधर को नहीं हुई, ये टी और ये टी, यस सर। ये हो गया। और मैंने बताया था कि ये वाला जो एंगल होगा, ज्योमेट्री से ट्राई करना, ये भी डी थीटा आता है, और ये भी डी थीटा आता है, क्यों? अब जो कॉस वाले कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? बता। कॉस वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो साइन वाले कंपोनेंट्स हैं वो ए बी पोर्शन को सेंट्रीपीटल फोर्स देंगे यहाँ पे। बता गोपी। कॉस वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो साइन वाले कंपोनेंट्स हैं वो सेंटर की तरफ आएंगे, और वो ए बी पोर्शन को क्या प्रोवाइड करेंगे, बता, जो है सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो इक्वेशन ये बनेगी, ट्वाइस टी साइन डी थीटा इक्वल टू मास ऑफ ए बी आर ओमेगा स्क्वायर। बता उज्जवल, इसमें कोई मिस्टेक? नो सर। कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और साइन कंपोनेंट क्या होंगे, उसको सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अच्छा, एंगल अगर छोटा हो तो फिर साइन डी थीटा और डी थीटा इक्वल होंगे, क्यों? ये हो गया 2 t d थीटा, और मास ऑफ ए बी कितना हुआ देखो, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ ए बी, ये हो गया। और आर ओमेगा स्क्वायर। अब
मास पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, टोटल मास अगर m है अपॉन 2 पाई r, और लेंथ ऑफ ए भी कितनी होगी, r इंटू 2d थीटा। बता, कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई? मास पर यूनिट लेंथ तो हो गया m अपॉन 2 पाई r, और लेंथ ऑफ ए भी कितनी हो गई, r इंटू 2d थीटा। तो जरा देखो यहाँ से 2d थीटा, 2d थीटा कैंसिल, तो यहाँ से t निकाल लेना बस हो गया। मी का कैलकुलेशन क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा बता। और एक बार t पता चल गया तो उसके बाद तो फिर डेल्टा एल क्या लिखोगे, टी एल अपॉन ए वाई, ये हो गया। अगला पॉइंट देखो, एल की वैल्यू 2 पाई r है, तो मेरे ख्याल से इतनी तो मैं जान चुके होगे कि डेल्टा एल इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा आर भी लिख सकता हूं मैं, क्यों, ये भी लिख सकता हूं। तो यहां से देखना जरा, इसका मतलब डेल्टा आर कितना हो गया, डेल्टा आर आ गया, डेल्टा एल जो भी निकालोगे वो अपॉन 2 पाई, ये हो गया, बस हो गया। ये डेल्टा आर हो गया, ये डेल्टा एल हो गया। कंसेप्ट समझ में आ गया? तुमने रिंग को रोटेट करके हॉरिजेंटल टेबल पर रखा हुआ है, रोटेशन की वजह से टेंशन में आएगी, और सिमेट्री से तुम कह सकते हो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी। इसका मतलब चेंज इन लेंथ या फिर चेंज इन सरकमफ्रेंस आप सीधे निकालोगे टीएल अपॉन ए वाई, और उसके बाद जो चेंज इन रेडियस होगी डेल्टा आर, वो डेल्टा एल अपॉन 2 पाई के इक्वल होगी। और एक जो फिगर हमने बनाई थी उसमें कॉस वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो साइन वाले कंपोनेंट्स अंदर को लगे थे वो ए बी पोर्शन को सेंट्रीपीटल फोर्स देंगे, बस हो गया जी। ये है। उज्जवल, कोई डाउट? नो सर। सर डिस्क वाला भी ऐसे ही हो जाएगा ना? कौन सा वाला बेटा? तो अगर डिस्क होगा रिंग की जगह। नहीं, डिस्क में तो फिर वो एक्चुअल में लेंथ वाली बात नहीं हुई ना उसमें, समझ गया ना, लेंथ नहीं होगा वो तो जो है, ज्यादातर तुम्हारे चेंज इन लेंथ के होते हैं ना, फिर वो तो एरिया वगैरह कई चीजें आ जाएंगी उसमें जो है। ठीक है, यस सर। ज्यादातर लेंथ बेस्ड ही होंगे तुम्हारे जो है। ओके सर। अब चलते हैं वेरिएबल टेंशन वाले। हाँ, वेरिएबल टेंशन, सबसे पहला एग्जांपल, ये एक वायर है, ठीक है, इसका मास m, लेंथ l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, और यंग्स मॉडुलस y। आपको ये निकालना है कि डेल्टा l कितना होगा ड्यू टू इट्स ओन वेट। कई बार तुमसे भी नहीं कहते हैं कि अगर किसी की हाइट कम है तो लटका करो, तुम कहते हैं जो है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ जो है, कभी कभी कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी हाइट कम है तो लटका करो जो है, सुना होगा तुमने जो है, नहीं? तो वही वाली बात है ना कि अगर तुम लटकोगे तो क्या होगा, तुम्हारी हाथों की लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब ऐसे ना जैसे हड्डी वड्डी बढ़ गई थोड़ा, इस टाइप से जो है। तो वही वाली चीज है कि अपने वेट की वजह से इसकी कितनी लेंथ बढ़ेगी, ये कह रहा है जी। तो सिंपल सा है, देखो तुम क्या करो कि यहां से एल डिस्टेंस पे चले जाओ, एक्स सॉरी, और एक डीएक्स की स्ट्रिप ले लो, वही जैसे हम कर रहे थे, क्यों, और यहां पे मान लो टेंशन टीएक्स है। तो पहले ये बताओ यहाँ पे टीएक्स कितना होगा बेटा जो है, मास बिलो दैट, क्यों, मास बिलो दैट, हाँ, इनटू जी इफेक्टिव।
नहीं गोपी, तू जानता है ना मैं काम पूरा करता हूँ बेटा जो है, ठीक है। मास बिलो दैट इंटू जी इफेक्टिव, और मास बिलो दैट कितना होगा बता, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स लेंथ है उसके नीचे, और जी इफेक्टिव यहाँ पे जी है, क्यों, यहाँ पे जी के इक्वल है। अब मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया था, M/L एक्स इंटू जी आ गया, क्यों, ये तो TX आ गया। उसके बाद मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो गया बता जो है, डेल्टा एल हो गया इंटीग्रेशन DL, इसका मतलब इंटीग्रेशन TX DX अपॉन AY, और लिमिट कहां से कहां तक हो जाएंगी, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक। मेथड समझ में आ गई मेका, बता, मेथड बता समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, बता जो है, ठीक है। तो मेन तुम्हें बस वहां पे TX निकालनी है, और TX का हम जानते हैं कि मास बिलो दैट पॉइंट इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा, बस हो गया। अच्छा वैसे एक बात बता उज्जवल, अगर ये पूरा वायर ऊपर को एक्सलेट हो रहा होता ए से, तो कहाँ पे चेंज आता है इसमें, अगर मान लो ये पूरे का पूरा वायर ऊपर को ए एक्सलेशन से एक्स, जी इफेक्टिव चेंज हो जाता है, बस हो ये गया, तो क्यों, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की वैल्यू G+A हो जाती है, बस हो गया, और कुछ नहीं था, बाकी सेम रहता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये, ठीक। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये एक वायर है, ठीक है, और ये स्मूथ टेबल पे है। इसका मास M, लेंथ L, और यंग्स मॉडुलस Y, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 L, ठीक है, ये हो गया। अब तुमने इस पे F फोर्स लगाया, तो यहां से X डिस्टेंस इधर, ठीक है, एक P पॉइंट है। तो अब तुम्हें क्या क्या निकालना है, पहला टेंशन एट P निकालना है, सेकंड स्ट्रेस एट P निकालना है, तीसरा टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है, ठीक है, टोटल चेंज इन लेंथ, और चौथा स्ट्रेन निकालना है पूरे वायर में। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने तुमसे कहा था ना ए निकाला जाता है, क्यों, और ए की वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी, F/M हो जाएगी ना, ये हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे टेंशन निकालनी थी, तो मैं किसी एक पार्ट का फ्री बॉडी देखता था ना, क्यों, इतने पोर्शन का फ्री बॉडी देखता हूं, तो इसमें क्या होगा बेटा जो है, इसमें F इधर लगा और टेंशन एट P इधर लगी, क्यों, और इतने पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, M/L, ये तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया, इंटू एक्स हो गया, क्यों, इंटू एक्स, और ये ए से इधर जा रहा है। मी का बता, कोई डाउट इसमें, ये हम नॉट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कर चुके हैं कई बार। तो ये क्या हो जाएगा बता जो है, F माइनस टेंशन एट P इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन कर देना, क्यों, तो यहां से टेंशन एट P निकाल देना। समझ में आ गया। दूसरी बात, अब ये बताओ कि तुम्हें अगर स्ट्रेस एट P निकालना है, तो तुम टेंशन एट P अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर देना, क्यों, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। बताओ उज्जवल, अगर तेरे को मान ले स्ट्रेस एट P निकालना है, क्यों,
स्ट्रेस एट पी निकालना तो क्या हो जाएगा, टेंशन एट पी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दोगे, ये हो गया। तीसरा, अगर तुम्हें चेंज इन लेंथ निकालना है तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन टेंशन एट पी डी एक्स अपॉन ए वाई, और लिमिट हो जाएंगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक। और एक लास्ट पॉइंट, अगर तुम्हें स्ट्रेन निकालना है तो फिर स्ट्रेन का तो सीधे फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा एल अपॉन एल, हो गया बस, हो गया। बता गोपी, कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? टेंशन एट पी निकालने की मेथड मैंने बताई रखी है तुम्हें, नहीं है? टेंशन एट पी निकालने की मेथड बताई रखी है, ठीक। और उस टेंशन को अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड कर दोगे तो वहां पे स्ट्रेस पता चल जाएगा। और डेल्टा एल निकालने का मैंने तरीका बता ही रखा है। और लास्ट में जो स्ट्रेन हो गया वो डेल्टा एल अपॉन एल हो गया, बस हो गया। उज्जवल, कोई डाउट? नो सर। अब एक छोटा सा कंसेप्ट था, जरा वो बताना, नोट कर लिया पहले ही बता। यस सर। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट क्या है देखो। ये बताओ y का जो फॉर्मूला होता है ना, एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ठीक है। या कह लो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब ये बताओ, इस फॉर्मूले को देख के क्या मैं कहूं कि y प्रोपोर्शनल टू एल होगा, बताओ, या y प्रोपोर्शनल टू एफ होगा, या y प्रोपोर्शनल टू 1/a होगा, कुछ इस टाइप की चीज कहूं क्या मैं, ये बताओ। मिहिका बता बेटा जो है, क्या मैं इस फॉर्मूले को देख के ये कहूं कि y प्रोपोर्शनल टू एल, y प्रोपोर्शनल टू एफ, y प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये बताइए, कुछ इस टाइप की बात कहूं क्या, बता जो है। ये सब गलत है ना बेटा, नो 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 नो, बेडू ऐसे नहीं होता बेटा, नो। एक्चुअल में जो y है ना वो तो मेटेरियल पे डिपेंड करता है बेटा जो है, डिपेंड्स अपॉन मेटीरियल। उससे क्या फर्क पड़ना उसमें। इसका मतलब अगर मैं इतना पीस लूं या इतना पीस लूं या ऐसा ले लूं, इनका जो y होगा वो तो सेम रहेगा ना, अगर मेटेरियल सेम है। भाई सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो रो की वैल्यू m अपॉन वी होती है, अब तुम मेरे से कह दो सर रो तो प्रोपोर्शनल टू m हो गया, रो प्रोपोर्शनल टू 1/v हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना बेटा। रो किस पे डिपेंड करेगा बता जो है, ये तो मेटेरियल पे डिपेंड करेगा। उज्जवल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कह रहा हूं बेटा जो है। अब वो फॉर्मूला तो तू कोई भी बनाएगा, जैसे एफ इक्वल टू एम ए है, अब तू कह देगा एफ प्रोपोर्शनल टू एम है, एफ प्रोपोर्शनल टू ए है, मास चेंज करोगे तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, ऐसे थोड़ी। वो तो भाई फोर्स तुमने जितना अप्लाई किया उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरे ख्याल से पॉइंट मेरा क्लियर हो गया होगा, क्या कह रहा हूँ बेटा जो है, कि जो वाई होता है वो मेटेरियल पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि लेंथ कितना है, एरिया कितना है, ये कह, वो तो रिलेशन तो बन ही जाएगा उसके बाद। मतलब डेंसिटी से भी क्लियर हो गया होगा कि डेंसिटी ऐसा नहीं कि तुमने कितना मास लिया कितना वॉल्यूम लिया उस पर डिपेंड कर रहा है जो है, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा बस, सीधे सीधे ये कह लीजिए। क्यों उज्जवल? उज्जवल, यस सर। समझ में आ गया ना? तू कोई मान ले पानी को एक कटोरे में ले, एक बाल्टी में ले, एक ड्रम में ले, तो उसकी रो थोड़ी चेंज होगी जो है।
तू कह दे कि सर अलग अलग मास है उसका अलग अलग वॉल्यूम है, तो ऐसा थोड़ी है, वो तो जो है नहीं है। वो यस तो सर। सीधी सी बात है कि एम अपॉन वी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो ये ध्यान रखना जो है। ठीक। और एक टाइप इसमें क्वेश्चन और आते हैं, बस हो गया फिर चैप्टर कंप्लीट। एक्चुअल में कोई भी अगर मटेरियल है ना, उसका मैक्सिमम स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी होती है। वो फिर मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगी। तो तुम्हें सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू ये तुम्हें गिवन होगी जो है। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? कोई भी मटेरियल है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस बियर करने की एक कैपेसिटी होती है, और वो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी। ठीक। अब जैसे तुम ये समझो कि मान लो एक ये वायर है, कुछ भी कह देता हूं, इसके सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू मान लो 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और यहां पे तुमने 100 kg का एक मास लगाया है। ठीक। तो तुमसे ये पूछेगा कि वायर की मिनिमम रेडियस कितनी हो, कि ये ब्रेक ना करे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है, कि इस वायर की तुम्हें मैक्सिमम स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी दे रखी है आपको। ठीक। और 100 kg का मास सस्पेंड किया हुआ है, तो तुमसे कहता है कि मिनिमम रेडियस कितनी हो कि ब्रेक ना करे। अब ये बताओ यहाँ पे जो टेंशन हुई वो सीधे सीधे mg लिख दूं मैं इसमें? इसका मतलब 1 इतना न्यूटन हो गया, क्यों? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे सर आपने तो यहाँ पे टेंशन वेरिएबल बता दी थी अभी कुछ देर पहले, यहाँ पे तो टेंशन वेरिएबल बता दी थी, और यहाँ पे आपने एक ही टेंशन ले ली है, कांस्टेंट ले ली है। गोपी समझ में आ रहा है क्या कंफ्यूजन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में? तुम कहोगे कि सर इससे पहले तो आपने जो एक वायर लटकाया था उसमें टेंशन वेरिएबल कर दी थी, और यहाँ पे आप एक ही टेंशन कर रहे हो। तो एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे मैंने इस वायर का मास दिया था बेटा तुम्हें, ये। लेकिन अब यहाँ पे इस वायर का जो मास है, इट इज वेरी वेरी लेस देन 100 kg। समझ में आया उज्जवल? तो इसका मतलब टेंशन अप्रोक्सीमेटली कितनी हुई बता जो है, टेंशन अप्रोक्सीमेटली 100 G रही, यूनिफॉर्म रही। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा जो है? उस वाले वायर में तो मैंने प्रॉपर तुम्हें मास दिया था उसका जो है, लेकिन ऐसे अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या होता है, मास ऑफ स्ट्रिंग को आप क्या करते हो कि जो मास तुमने सस्पेंड किया हुआ है उससे बहुत कम होता है। ठीक। तो तुम उसके मास को फिर क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो जो है, ये कह लो जो है। तो अब सिंपल सी बात है कि इसमें स्ट्रेस कितना होगा फिर, फोर्स अपॉन एरिया। क्यों? स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का मतलब टेंशन, और एरिया का मतलब πr²। समझ में आया? और टेंशन हो गया 1000 अपॉन π × r²। और यहां से स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू ले लो, बस हो गया। क्यों? स्ट्रेस को तुम लिख दो 10⁶ लिख लो, क्यों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से तुम रेडियस निकाल लो, बस हो गया।
और ऑब्वियस सी बात है वो रेडियस मिनिमम होगी, उससे ज्यादा रेडियस रख रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हें। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किसी भी मटेरियल की मैक्सिमम एक स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी होती है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो वहां से फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि भाई मिनिमम रेडियस कितनी चाहिए, या अगर रेडियस दे रखी है तो मैक्सिमम कितना मास सस्पेंड कर सकते हो। क्यों मिहिका, अगर तुम्हें मैक्सिमम स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी दे रखी है तो तुम्हें दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ना। एक तो यह है कि तुम्हें मास दे रखा है, और तुमसे ये कह सकता है कि मिनिमम रेडियस कितनी होगी वो ब्रेक न करे। और दूसरा क्या हो सकता है कि उल्टा हो सकता है कि तुम्हें रेडियस ऑफ द वायर दे रखी है और तुमसे ये पूछा हुआ है कि मैक्सिमम कितना मास सस्पेंड कर सकते हो। क्यों उज्जवल, समझ में आ रहा है कि अगर सिग्मा मैक्सिमम दे रखा है तो फिर तुमसे दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना बेटा जो है कि तुम्हें आर गिवन है मान लो, तो फिर तुमसे एम की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, भाई कितना मास सस्पेंड कर सकते हो। और यह उल्टा कह लो कि अगर तुम्हें एम दे रखा है तो फिर तुम आर की तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, भाई मिनिमम रेडियस कितनी हो कि वो ब्रेक ना करे। गोपी समझ में आ गया कि नहीं आया? गोपी, ये है बेटा, बस हो गया। तो बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे और